हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा भी था आपसे कि मैं आऊँगा और चीज़ें बताऊँगा आपको कैसे क्या करनी है बीपीएससी के इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है हमारा, ये बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको कैसे निकालना है, किस तरह से इस चीज़ को करना है, कैसे इजीली हो जाती हैं ये चीज़ें। और आप अपने सेल्फ लर्निंग के बेसिस पे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन वो मैं जो अपने कोर्सेज़ में मैं एक ही कोर्स चल, ज़्यादा कोर्सेज़ तो मैं लेता भी नहीं हूँ, जो भी करूँगा एक ही करूँगा। तो उसी में सब कुछ किस तरह से कैसे होती है, क्योंकि मेंस जो होता है वो मेन डिसाइडिंग होता है, प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो कैसे क्वालिफाई करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले शॉर्ट में उसको 5-10 मिनट बता दूंगा, और उसकी भी क्या सोर्सेज हैं, क्या कंटेंट हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, तो मैं शॉर्ट में उसको बताऊंगा। उसके लिए आगे जब एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा उसके और भी उस चीज़ में बता सकता हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट में उसको बता दूंगा कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो आइए 2 मिनट पहले बता देता हूँ प्रीलिम्स में क्या करना है। प्रीलिम्स में मैंने उसके सोर्सेज सब कुछ डिफ़ाइन कर दिए हैं। आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा द सिविल्स के, वहाँ आपको मिल जाएंगे। उनको कैसे अप्रोच करना है, उसमें आपको कैसे लर्निंग लेक्चर्स लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, वो सब कुछ उसमें है, सब कुछ वेल डिफ़ाइन है। ठीक है, तो सारे सेक्शंस को आप समझ सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी छोड़ देनी है, और अगर कोई बुक्स पढ़नी है तो बुक्स कहाँ से पढ़नी है, कोई हैंड आउट पढ़ना है तो हैंड आउट कहाँ से पढ़ना है, और कौन से हैंड आउट इंपॉर्टेंट्स हैं, जो भी है उसमें वेल डिफाइन है, सब कुछ मैंने दे रखा है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि वो बाकी लोगों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई भी उसको वो सक्सेसफुल ही रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, एक जहाँ जाने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है दूसरा तरीका भी सक्सेसफुल हो जाए, और प्रीलिम्स में होता भी है। तो लेकिन जो ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये ठीक ठाक है, आप इसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स का आप वहाँ से ले सकते हो, और उसमें जो भी सोर्सेज हैं उसमें सब कुछ दिए हुए हैं, आप वहाँ से अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हो। और बाकी जो लेक्चर्स के फॉर्म में अगर कुछ भी चीज़ें होंगी तो मैं वो आपको बताते ही रहूँगा क्या करना है उसमें। लेकिन मोटा मोटा उसी से हो जाता है, एग्ज़ाम्स निकल जाता है उससे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब वो सब पढ़ लोगे तो एक एप्टीट्यूड जनरेट करने की, क्योंकि एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू का भी एक एप्टीट्यूड होता है, और वो एप्टीट्यूड जब गलत हो सही हो जाता, मतलब आपको उसमें जनरेट कर लेते हो आइडियाज़ उसको, तो आपके गलत क्वेश्चन भी सही होने लगते हैं। और तो वो उसमें भी है आपको कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, तो वो मैं बता दूंगा। अभी आता हूँ मैं इस मेंस के आंसर राइटिंग प्रोसेस में, कि ये क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, मेंस को कैसे करना है। तो प्रीलिम्स उससे हो जाएगा, उससे से लास्ट में एक टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी, वो करा लूँगा 10-12 टेस्ट की, जब जुलाई अगस्त में सितंबर में। और उससे फिर आपने लर्निंग्स ले ली, वो कर लिया, लेक्चर्स जो हैं वो सब आपने जहाँ से मुझे कहूँगा वहाँ से देख लेना, तो फिर आपका वो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। भले ही पैटर्न डायनेमिक हो गया है, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के फॉर्म में आप चलोगे तो वो आपका निकल जाएगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होनी है। तो अब आते हैं उस चीज़ में, आपके मेंस के चीज़ में, कि मेंस में आखिर करना क्या होगा। अब मेंस है तो मेंस में अब आंसर, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, आंसर राइटिंग का थंबनेल है, तो आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग को भी किस तरह से करना है। अब यहाँ तो ऐसा तो होना नहीं है कि आप क्या करोगे कि क्या आपके दिमाग में आया कि मैं आंसर्स लिखूंगा, कल बैठ के मैं आंसर्स लिखना शुरू कर दिया, मुझसे आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, तो ये नहीं करना है ना। हाँ, और क्या होता है कि जब सेल्स में मेरे कुछ भी कोर्स चलते हैं या कुछ मैं कराता हूँ, तो मैं पहले सिखाऊंगा ना कि आप कैसे लिखोगे, कैसे क्या करोगे, किसकी क्या ज़रूरत है। अब होता तो मैं आंसरिंग टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में भी, जो बच्चे मेरे वहाँ एसोसिएट होते हैं या मेरे से जुड़ते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई टेस्ट सीरीज़ से जुड़ गए तो, लेकिन फाइनली वो मेरे मेंटरशिप के फॉर्म में ही जो मैं करवाता हूँ, सिखाता हूँ, उसमें ही आ जाते हैं कि सर बता दो, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स बताऊँगा, फिर आप सॉल्यूशंस पूछोगे, सॉल्यूशन जब पूछोगे फिर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तो इसी वजह से मैं टेस्ट सीरीज़ का बहुत वो रखता भी नहीं हूँ अपना, कि फाइनली वो है बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, आपको सीखना है, चाहे आप 3 बार दे दिए हो बीपीएससी का मेंस, चाहे 2 बार दे दिए हो, चाहे इंटरव्यू दिए हो, फाइनली आपको सीखना है, क्योंकि सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, सफलता तभी मिलेगी। तो आप मेंस के इसमें, क्योंकि क्या क्या है ना, किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर डिज़ाइन वे में करने से आपको सक्सेस मिल जाती है। एल्सवाइज पता चला कि आपने 2 महीने 3 महीने आप कोई चीज़ पढ़े जा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो, दबा के पढ़े जा रहे हो, भाई जिनके एग्ज़ाम निकल चुके होंगे उसके उन्होंने पूरी नहीं पढ़ी होगी। अब लेकिन सब कहते हैं पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं लोग। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी पढ़नी है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सब नहीं पढ़नी है तो क्या नहीं पढ़ना वो भी देखना है भाई। भाई लक्ष्मीकांत से जब काम हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे, पॉलिटी की नहीं पढ़नी है, ज्योग्राफी की अच्छी एनसीईआरटी है, जरूरत पड़े तो पढ़ लोगे उसको। हाँ, और जनरल साइंस, वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वहाँ तो एकदम मैंडेटरी है, 200% पढ़नी है जनरल साइंस की एनसीईआरटी।
तो वो सब मैंने दे रखा है, उसके सोर्सेज अपने देख लेना, प्रीलिम्स उससे निकल जाएगा। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस में जब क्या करना है आपको, पहली बात तो आपके कंटेंट होने चाहिए आपके पास, आंसर राइटिंग ऐसे नहीं होगी। फिर कंटेंट होने से पहले सोर्स आपके राइट होने चाहिए, वो भी मैंने बना दिए हैं सोर्स, टेलीग्राम के चैनल पढ़े आप, उस सोर्स को आप देख सकते हो कि क्या क्या सोर्सेज यूज़ करेंगे कि आपके काम भर के काम हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ये जब चीज़ें हो गई, फिर नोट्स मेकिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब डायरेक्ट आंसर राइटिंग भी, पर नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग ये दोनों प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली एक साथ चलना है इनको। नोट्स मेकिंग क्या होगा ना, अब जैसे कि अब 150 दिन का मैं अपने वहाँ प्रोसेस लूँगा अपना, तो 150 दिन में अगर 2-2 टॉपिक्स के भी आप नोट्स बनाते हो तो 300 टॉपिक आपके नोट्स हो गए। तो और बाकी आंसर राइटिंग तो मैं कराऊंगा, उससे भी आपने वो किया गेन। तो आपके जो इश्यूज समझो ना, थीम समझ के आप ले सकते हो। क्योंकि क्या हुआ है कि ये मेंस में ये टर्न हो गया है यूपीएससी की तरफ, थोड़ी सी चीज़ें हुई है यूपीएससी की तरफ, लेकिन पूरी नहीं हुई अभी ये भी। तो यहाँ भी समझना है कहाँ बीपीएससी अपने पुराने पैटर्न पे स्टिक कर रहा है, कहाँ बीपीएससी अपने आप को चेंज कर ले रहा है यूपीएससी के पैटर्न में। तो आपको इन सेक्शंस को भी ध्यान में रखना है। अब जैसे हिस्ट्री है, बीपीएससी स्टिक कर रहा है अपने पुराने पैटर्न पे, डीआई अपना वही चल रहा है जीएस1 में। अब करंट अफेयर्स को उसने थोड़ा सा चेंज किया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को चेंज किया, लेकिन ठीक है, वो मतलब मोर और लेस वो चल जा रहा है, हो जा रहा है उससे। और सेकंड पेपर में ऐसे हमेशा से थोड़ा सा वो करता रहा इनोवेशन, अभी भी है इनोवेशन, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका, उसको अप्रोच करने का तरीका सब डिफरेंट होता है। तो अब क्या है कि सोर्स हो गए, कंटेंट हो गए, अब नोट्स मेकिंग भी होनी है, आंसर राइटिंग भी होनी है। ये दोनों प्रोसेस जो है आपके साइमल्टेनियस चलेंगे, और सोर्स मैंने दे दिए हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो सोर्स कि क्या सोर्सेस यूज़ करने हैं। अब सोर्स में क्या है, सोर्स और ये अब ये नोट्स मेकिंग में क्या है कि आपके प्रॉपर क्या अब चल रहा है। अब जैसे कि अब जैसे कि आप पता है कि वुमेन के इश्यूज़ को आप लिखना है, आपको पता है, तो आप अपनी जो मैं नोट्स बुक बनवाता हूँ, सबसे डायरी बनवाता हूँ, मैं खुद भी देता हूँ, बूस्टर कंटेंट या वैल्यू एडिशन कंटेंट्स के नाम पर उनको मैं देता हूँ। तो आप कहीं अगर वुमेन्स का इशू आ गया तो आपको मालूम है ना कि आंसर्स लिखोगे तो कुछ कीवर्ड्स आपकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, वे फॉरवर्ड होगा, बॉडी होगी, एक थीम होती है हर एक आंसर्स की, फिर उसके सब पार्ट्स होते हैं। सो सबको कैसे एड्रेस करना, उसका पूरा वेल डिज़ाइन है ना। तो अगर आपके पास अगर वुमेन इशू आ गया तो उसमें कीवर्ड्स कुछ अगर आप डालोगे ही ना, कुछ अगर वर्किंग वुमेन्स की बात अगर हो गई तो आप ग्लास सीलिंग इफेक्ट वहाँ पढ़ना है ना। अगर कहीं गांव में और बात हो रही है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात होगी ना, कहीं गरीबी की बात, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बात होगी ना, कहीं अगर कोविड में कहते हैं शेडो पेंडेमिक के सिचुएशन अराइज हो गया था, तो वो बात आप करोगे ना। और उसके साथ में क्या करोगे, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो लगाओगे आप साथ में, SDG गोल्ड 5-10 वहाँ पर लगेगा ना वुमेन्स के इशूज़ में। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आए तो उस चीज़ को, तो इस चीज़ को बना के अपने पास रख लिया जाता है एज अ फॉर्डर मटेरियल। क्योंकि क्या होता है, बार बार जब उसको पढ़ते हो तो फिर वो आपको याद हो जाता है, वो आपके दिमाग में चला जाता है, फिर वो ऑन पेपर आने लगता है। तो इसी तरह से अगर ये नोट्स मेकिंग की फॉर्म में जाए, अगर आप ले जाओगे इसको, इसी तरह से अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आप जो अपने नोट मेकिंग करोगे तो उसमें आप डालोगे ना, इंडियन की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व कर रही है। चलो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं वो फिलॉसफी पूछ दें तो उसके तो मैं लेक्चर्स बताता हूँ कि भाई फिलॉसफी पर भी फोकस करना है। कोई क्वेश्चन आ गया, फिर वो 38 नंबर का यहाँ क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन 38 नंबर का आता है, 25 नंबर मिलेंगे उसमें अगर अच्छे से लिख दिया। नहीं लिख पाए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब। तो इस वजह से आपको क्रक्स भी समझ में आना चाहिए। फिर वहाँ भी वो होते हैं कि अगर नैम से अगर आज हम गुजरात डॉक्ट्रिन तक पहुँच चुके हैं और नेबरहुड फर्स्ट फिलॉसफी हमारी चल रही है, थिंक वेस्ट हो गया, एक्ट ईस्ट हो गया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हमारी चल रही है, तो इवॉल्व की है ना। तो ये कैसे इवॉल्व की है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर वहाँ के भी कीवर्ड्स हैं जो ये है ना, अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो पॉलिटी की तरह लिखना चाहिए, इकोनॉमी के लिख रहे हो इकोनॉमी की तरह लिखना चाहिए, ज्योग्राफी लिख रहे हो ज्योग्राफी की तरह लिखना चाहिए। सारे आंसर्स का एक पैटर्न है, एक वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, उसके तरह दिखना चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो लिखो, थोड़ा ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात करोगे, स्मार्ट डिप्लोमेसी की बात करोगे, जो मैंने ये पॉलिसीज़ बताया इनको बीच में मेंशंस करोगे, वहाँ के अलग कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करोगे, तो वहाँ अलग तरीके से वहाँ डायग्राम बनेंगे। अगर वर्ल्ड मैप्स के नहीं बन रहे हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ है, मेरे पास कोई आता है या मुझे कुछ चीज़ बतानी है आपको, तो मैं ये सोच के बताऊँगा ना कि टॉप 10 में आओ, टॉप 20 में आओ आप लोग। बिना डायग्राम के भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब जब टीचर पढ़ाएगा या उसके दिमाग में चीज़ें आएंगी तो वो तो अपना स्टैंडर्ड उठा के ले जाएगा सामने ना, कि आपको सबसे बेस्ट टू बेस्ट बनाना है। और इसी बेस्ट टू बेस्ट बनाने के उसमें ये हुआ ना कि फर्स्ट बैच से हमारे जो रिजल्ट्स आपको दिखते हैं 3, 14, 21 एक लाइन से, और सिलेक्शंस ऑलमोस्ट 17 बच्चे अगर मेंस दिए तो उसमें से 12-13 बच्चे इंटरव्यू दिए अगर उसमें, तो बस ऐसे ही हुआ ना। और
ये यही था ना, और टोटल फ्री का बैच था, फर्स्ट बैच था हमारा, तो इस वजह से हमने भी मेहनत बहुत की और उन्होंने भी की अपनी जहाँ। तो और ऊपर से रीज़न ये है ना, ये हर चीज़ का एक फार्मूला है सक्सेस का। जब आदमी बहुत फेल हो जाता है तब उसको पता चलता है इस चीज़ को। आप अपने आसपास ही देखना यार, अपने यूट्यूब गूगल कर लो आप, या एक घर में आपको 2 लोग मिल जाएंगे और दोनों के दोनों IAS हैं। एक घर में आपको 4 लोग मिल जाएंगे, पता चला 4 के चारों कहते हैं PCS ऑफिसर्स हैं भाई बहन। तो एक स्ट्रक्चर और एक डिज़ाइनिंग, एक वेल प्लान्ड मैनर में अगर हम लोग काम करें तो सक्सेस तो हमें मिलेगी, ये है गारंटी। तो वो फार्मूलेज़, वो टेक्निक्स, वो जो मेरे फेलियर्स हैं, अब मैंने उनको कोडिफाई कर दिया है फार्मूलेज़ में, कि ये हो कि अगर आदमी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्म करे, फिर अगले टाइम भी। जैसे जो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 67 में क्वालिफाई किए, वही 68 में भी क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है पैटर्न चेंज करने पर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो फिर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक और फाउंडेशन एकदम परफेक्ट है उनका, तो इस वजह से कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस पे हमने बताया कि ये है। अब जैसे पॉलिटी का आंसर आ गया तो उसकी भी अपना वो है कि भाई कुछ आप फॉलो करोगे ना। अब वहाँ पे अगर आर्टिकल्स नहीं लिखोगे, पार्ट्स नहीं लिखोगे, शेड्यूल्स नहीं लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स नहीं लिखोगे आप लोग वहाँ पर जहाँ पर कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स नहीं मेंशन करोगे, अगर फेडरलिज्म का क्वेश्चन है अगर वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सेकेंड ERC मेंशन करना ही पड़ेगा, पुंछी मेंशन करना ही पड़ेगा, सरकारिया मेंशन करना ही पड़ेगा, राजमन्नार की कमेटी का मेंशन करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ वहाँ मेंशन होंगी ही, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मेंशन होंगी, जब क्वेश्चन होगा तो उसी हिसाब से मेंशन होंगी ये। तो उसको सीखने में बहुत टाइम, जैसे मुझसे कोई कहता है कि सर ये बता दो, यार 5 मिनट में तो ना टॉपर तुमको कुछ बता पाएगा, ना हम बता पाएंगे, ना कोई बता पाएगा, टाइम लगता है ना। क्योंकि क्या होगा, किसी चीज़ को एक यह होता है कि मेरे साथ तो कम से कम ये है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, चलो ये ज्ञान ही एक तरह का है, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन भी मैं कराता हूँ। बाकी लोग ज्ञान ही देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। और कई चीज़ें आपको क्या वो करना है, जैसे मेंस का भी पेपर है ना, तो यहाँ भी हमें फोकस करना है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, कौन से एरियाज़ में BPSC अपने आप में स्टिक कर रहा है, कहाँ वो UPSC में जा रहा है। चलो मैंने कम से कम ये काम किया है, सारे सोर्सेज मैंने बता दिए, पेपर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या किस चीज़ पे फोकस करना है। अगर ज्योग्राफी अगर देख रहे हो पेपर मुश्किल आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि वो 2013-14 में मैंने कराए भी थे, लेकिन हो सका था ज्योग्राफी के एरिया मेरा हिट नहीं किया, मैं वहाँ तक पहुँच गया था कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यह वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। अब लेकिन वो 40-45 दिन का बैच है, तब भी पेपर सेकंड में आप देखो 70-75% वहाँ भी चीज़ें आ गई हैं, और पेपर फर्स्ट तो 95% वो वही का पूरा वही आया था। एक वेज रिपोर्ट जो थी हमने नहीं कराई थी, वो नहीं आई थी, लेकिन 45 डेज़ का जो आउटपुट देखोगे और मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे आप, तो उसको आपको वो आपको बताया। अब मेरे से वहाँ उनसे पूछोगे कि क्या वो उसका आउटपुट क्या है उसकी। अब की ये बैच लंबा रहेगा, 150 दिन का बैच है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 150 दिन में। और अगर जो फाउंडेशन है आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, वो भी सीख लोगे। सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग की यहाँ भी बात होगी। अब मेरा काम, मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि मैं वो आऊँगा मार्कर लेके और फिर मैं ये बताऊँगा कि ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 वाली पढ़ाई मुझसे हो नहीं पाती है। मैं एडवांस ही थोड़ा पढ़ाऊँगा, लेकिन ये है कि अब मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। जैसे कि 10 जनवरी से मेरा बैच था, वो स्टार्ट हो गया है, और उसमें मैं वार्म अप करा रहा हूँ कि क्या क्या जो ज़रूरत होती है वो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि ऐसे आंसर्स लिखे जाते हैं हिंदी मीडियम में, ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी वो चीज़ वो करो, अपने इंक्लूड करो। डायग्राम का मैंने वीडियो बनाया, फिर मैंने बताया भाई चार्ट्स दे दिए। फिर मैं अगर मैप्स मुझे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बनवाने हैं तो मैंने मैप्स में बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नोट्स मेकिंग मैं वहाँ पर सिखा रहा हूँ कि भाई नोट्स कैसे बनाए जाने हैं, फिर ये आंसर्स में कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और वैल्यू एडिशन में अभी जैसे अभी 2 दिन हुआ है, तो इतनी चीज़ें मैं की है। ऐसे धीरे धीरे मैं उनको सिखाते रहूँगा और भी चीज़ें कैसे करनी है। तो ये एक प्रोसेस के फॉर्म में जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो होता क्या है कि आप देखो, हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक्स है, एक मेथोडोलॉजी है, उस चीज़ को फॉलो करना है। केवल जैसे मेरे से कुछ आते हैं, अब ये मैं वो इनजस्टिस नहीं कर सकता। अब क्या होता है ना, ये है तो मेरी जो मैं करा रहा हूँ ना, एक तरह से ये टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में है। अगर मेरा 150 दिन का एक प्रोग्राम है 150 डेज़ का, तो मैं 120 से 22 दिन का आंसर राइटिंग ही कराऊँगा, बाकी मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। बाकी मैं अपने लेक्चर्स दूंगा उनको, बाकी मैं उनको कंटेंट बूस्टर दूंगा, बाकी उनको डायग्राम, जो डेटा फैक्ट, जो बाकी चीज़ें हैं वो दूंगा मैं। ये सब करना है मुझे, तो मुझे एक तरह से उनको कंप्लीट बनाने की बात है। अब ये है कि अब मैं ये कह देता हूँ कि यार आओ मेरे वहाँ टेस्ट लिखो, कर दूंगा वो कि आओ टेस्ट लिखो, मैं कॉपी साइन करके दे दूंगा, बात खत्म हो गई। तो ये नहीं है ना, आप जब मेरे पास आते हो तो मेरी एक आपके प्रति अटैचमेंट है कि जब आ रहे हो तो फाइनली कहते हैं आप सिलेक्शन के फॉर्म में जाओ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, चीज़ों को सीखोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी हो या कोई चीज़, जब आदमी डेली बेसिस पे कुछ सीखता है तो फिर वो आगे बढ़ता है।
तो ज़रूरी ये नहीं कि आप कितना लिखते हैं, लिखना ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़्यादा मैं लिखवाता हूँ। 26 ऐसे लिखवाने वाला हूँ मैं पूरे प्रोग्राम में अपने, ठीक है, वो करवाने वाला हूँ। तो हर चीज़ पे इस चीज़ में मैं फ़ोकस करने की कोशिश करूँगा आप लोग के साथ। और प्रोसेस का क्या है, हाँ, और देखो क्या ही प्रोसेस है आंसर राइटिंग। अब देखो कोई फाउंडेशन में लड़का है, नया लिखना शुरू कर रहा है, तो मैं उसको चीट आंसर्स लिखवाता हूँ। एक तरह के मेरे सबके अपने कोड्स हैं मेरे। एक मेरे पास आंसर के पैटर्न है, लर्न टुडे राइट टुमारो। आज 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 सीखो, कल लिखो उसको। एक है कि एक स्ट्रक्चरल राइटिंग की बात है, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वो नोट्स बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, या कंटेंट उनके पास बहुत होते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो स्ट्रक्चरल राइटिंग की मैं बात करता हूँ। तो ये सब मेरे टूल्स हैं, मतलब कि किसी भी को आंसर राइटिंग में परफेक्ट करने के, ये सब टूल्स हैं मेरे, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ मेथड्स भी हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेथड जो अपना चलेगा। फिर प्रोसेस भी हैं, जैसे मैं रूल्स कुछ बनाता हूँ, कुछ मेरे ब्रैकेट्स रूल्स हैं, कुछ मेरे हेडलाइंस रूल्स हैं, मेरे कुछ थीम्स रूल्स हैं, मेरे कुछ वे फॉरवर्ड्स के लिए रूल्स हैं, मेरे कुछ डायग्राम्स के रूल हैं। तो एक चीज़ को क्या है, मैंने बहुत चीज़ें इस पर वर्क किया है और मैंने इस पर और कंसाइज किया। और ऐसा है ना कि मैं आंसर राइटिंग पर फोकस करता हूँ। मैं फोकस, देखो किसी का अगर नॉलेज बेस अच्छा है तो ही वो ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि नॉलेज बेस अच्छा नहीं तो भाई क्या है, अब सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें उठाओ। मैं तो कभी भी सॉल्यूशन देता भी नहीं था। अब तो लोगों को चाहिए, मैं कहा अच्छा ले लो यार कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो मैं सिखाऊंगा, देखो क्या होता है ना, कभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़, तो वो उसी फॉर्म में एग्जैक्ट में रेप्लिकेट कौन करेगा। हो सकता है अगर मैं अपने वहाँ 25-30 बच्चों को लेता हूँ मैं अपने वहाँ, तो 25-30 बच्चों को मैं अपने वहाँ लेकर अगर मैं उसको किसी को बता रहा हूँ तो शायद दूसरा लड़का इंप्लीमेंट कर दे, कभी तीसरा इंप्लीमेंट कर दे। तो उस ग्रुप में आदमी रहता है तो देखता रहता है कि यार मैं नहीं कर पाया तो कोई और कर दिया, मैं उससे सीख लूँगा। तो ऐसा नहीं मैं ही केवल सिखाता हूँ, आप अपने पीयर ग्रुप से भी सीखते हो चीज़ें। तो एक वो है, अब ये सब मैंने अपने डिवाइस कर रखे हैं चीज़ें, तो ये आपको मैं बताते चलूँगा। हाँ, और एक चीज़ है कि क्या होता है ना, पढ़ाई के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कभी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर ये प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको कहते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे भी नहीं ना, आप पूरा मेरे से वो ले लेना, स्ट्रक्चर ले लेना, कैसे क्या फॉलो होना है, कैसे की क्या चीज़ें होनी है, सेल्फ कर देना। टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप फ्री का भी पड़ा रहता है, वहाँ पर यूपीएससी का बेसिकली ग्रुप है, और एक बीपीएससी का भी ग्रुप है, वहाँ भी अपने आंसर्स या कुछ अपने डाल देना। और बाकी जो मेरे रूल बुक चल रही हैं सबकी, जो मेरे हैं, वहाँ से भी आप उससे सीख सकते हो, ठीक। और अब क्या होना है, तो जैसे मैं अभी कुछ हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो काफ़ी मुझे इस चीज़ की कॉल आ जाती है और बार बार मुझे बोलना पड़ जाता है। ये प्रोग्राम कैसे मूव करेगा, जो भी बीपीएससी का ये जो 150 डेज़ का प्रोग्राम है ये मेंस का, तो प्रीलिम्स की चीज़ें मैं बता दिया, उसमें भी बता दे रहा हूँ भाई कि अब मेंस के लिए आए उसका मतलब कि प्रीलिम्स में कुछ नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है ना कि हाँ यार पूरा कमर्शियल यूनिट नहीं हो ना, ये तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेंस ही कहते हैं अपना डिसाइडिंग फैक्टर है, आपको यही सिलेक्शन निकालता है। इंटरव्यू 100 नंबर का है, वो 50-60 नंबर तो पा ही जाओगे, और पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी तो और नंबर पाओगे, 100 शायद 120 नंबर का है, हाँ, तो वो आपका वहाँ अच्छा कर जाओगे आप, ठीक है। तो जो हाँ, प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या, जैसे मैं हमेशा से ही करता रहा हूँ और ये सक्सेस है, बहुत अच्छा गया है कि जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे 1-2 आंसर्स देता हूँ, ठीक है। आप लिखो उस आंसर्स को, कम से कम मंडे टू फ्राइडे में क्या करूँगा, आपको 1 आंसर्स दूंगा, डेली आप लिख रहे हो किसी दिन। हाँ, तो मैं बता रहा था, कुछ हो आ गया था। तो क्या हुआ कि इसके जो भी बता रहा था मैं आप लोग को, कि करेंगे क्या, प्रोसेस क्या रहता है। वही मंडे टू फ्राइडे आपको एक क्वेश्चंस दे के उसको आपको आंसर राइटिंग सिखा के आपको थोड़ा निपुण करने की कोशिश की जाएगी। जब वो आप थोड़ा सा उसमें वो हो गए, आपने सीख लिया, जैसे कुछ मैंने 10-10 दिन 12-12 दिन रखे हैं हर सेक्शंस के लिए, तो उसमें आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। जब आप उसमें थोड़ा सा निपुण हो गए, मुझे लगा सही चल रहा है, अब सैटरडे को टेस्ट हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे लर्निंग, सैटरडे को टेस्ट, और संडे जो है हमने उसको स्पेशल बना रखा है वो एस्से के लिए, क्योंकि एस्से जो है बहुत क्रूशियल है, 300 नंबर है वहाँ पर, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो संडे के लिए एस्से है, और एस्से के लिए भी जितनी भी लर्निंग्स होगी, जितने भी ऑडियो वीडियोज़ होंगे, वो सब मैं वो करता हूँ, क्योंकि एस्से पे अच्छी पकड़ है तो अच्छे तरीके से आपको उसको भी सिखाया जाता है। सेकंड पेपर पर अच्छी पकड़ है तो अच्छे तरीके से वो भी सिखाया जाता है। फर्स्ट पेपर पर क्योंकि मैं इंजीनियर खुद भी हूँ, मैं खुद भी अपना, तो फिर वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा डीआई पे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब भी आपकी चेक होगी अच्छे से। और बाकी करंट अफेयर्स पर भी की चीज़ है, तो मतलब ठीक है, आपका कुछ भी इशू नहीं होता है। तो ये इस तरह से आपका फोकस यही रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सीखेंगे, सैटरडे को टेस्ट देंगे और मिनी टेस्ट देंगे। उसके बाद जब आप मिनी टेस्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस की बात मैं करता हूँ ना, तो फिर क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट होगी कि भैया आप चलो 3-3 घंटे के, और जो लाइव टेस्ट होते हैं,
जैसे मिनी टेस्ट हैं तो जो आपके वो लाइव ही होंगे, आपको एक परमानेंट टाइम होगा और परमानेंट टाइम में ही जमा करना पड़ेगा। और वो रात को ही होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ क्या हुआ है, कई लोग हैं जो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी रहते हैं, तो रात को ही हम रखते हैं कि वो भी रहें, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद वो भी रहता है कि भैया आप सीख लिए तो वाला फुल लेंथ में सीख लें। तो ये 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस है, पहले सीखो, फिर वो सेक्शन वाइज सीखो, फिर फुल लेंथ के फॉर्म में सीखो। और इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई करता नहीं है, ये 5 डेज़ की वो डेली बेसिस पे, क्योंकि उसी में मैं सिखाता हूँ, उसी में मैं अपने लेक्चर्स देता हूँ, उसी में ऑडियो नोट्स देता हूँ, उसी में भी मैं जैसे वीडियो पे आप लोग बताता हूँ तो वो उनको भी देता हूँ। तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम्स का, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और इस तरह से आदमी स्ट्रॉन्ग होता है और फिर अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करता। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में क्या है कि आपको क्या करना है। अब हाँ, आपको अपने, जो कि मेरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट में हर चीज़ पे फोकस करता हूँ, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ पे, आपके प्रेजेंटेशन पे फोकस करूँगा मैं, आपके कॉमा, आपके फुल स्टॉप पे फोकस करूँगा, आपके हैंड राइटिंग में भी फोकस करूँगा, आपके पेन पे भी फोकस करूँगा, कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब कुछ करना है मुझे। तो वहाँ पर सब किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के, एक टेक्निकल, एक बिहेवियर। आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। कई लोग इस एग्जाम्स के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, मेंस उन्होंने कई बार दिया है तो वो नहीं हो पा रहा है मैनेज, कई बार प्री दिया है, मेंस अच्छा तैयार है लेकिन प्री नहीं हो पा रहा है, तो सबको भी वो करना पड़ता है। तो उस चीज़ पर भी वो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उस चीज़ पर अपने आप को, तो अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एट लास्ट क्या है ना कि मेरा क्या मैं हमेशा कहते हैं एम्पावरिंग योरसेल्फ। मैं अपने आप, मेरा काम है आपको सक्षम कर दो, आपको सशक्त कर दो। जब आप सक्षम और सशक्त हो जाएंगे तो सिलेक्शन तो आप खुद ले लेंगे अपने आप से। तो मेरा काम एज अ ट्रेनर के तरह मेरा काम है, एक कोच की तरह काम है, जो मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यही प्रोसेस है जो हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं कि कुछ भी जो होता है, और कुछ भी होता है किसी भी सेक्शंस का, किसी भी एरियाज़ के, तो उसको अच्छे से करके 5 महीने में अपने आप को मजबूत करके जो भी होना है मेंस में, अब वो अपनी सारी आंसर राइटिंग जो भी उसमें होता है। लेकिन एक पूरा डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर, मैंने कोर्स इसको पूरा प्रॉपर डिज़ाइन कर रखा है कि फेल अगर इसको जिसने कर लिया बहुत अगर कायदे से अच्छे से, तो फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना कर देने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि 50 दिन बढ़ाने की कोशिश करता था, अब मैंने इसको 150, और 50 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो मैंने 150 में कोशिश की कि और एक्यूरेसी बढ़ा दूँ। जो मेरी एक्यूरेसी 40% और 50% की जा रही है सिलेक्शन रेशियो की, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, इसको 70% 80% तक ले आऊँ, और फाइनली जो कन्वर्ट, कोई बच्चे क्या है, जब आदमी कुछ सीख रहे हैं आप, क्यों फेल होने की क्या चांसेस है, और नहीं हो पाएगा तो फिर अब ऐसा भी होता है। तो मैं ज़बरदस्ती तो कुछ करा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरे साथ दौड़ोगे, मेरे साथ सीखोगे, आगे जाओगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को रखता हूँ। तो आपको प्रीलिम्स के भी सोर्स मिल जाएंगे, मेंस के भी सोर्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स की भी अपनी लर्निंग्स है, और मेंस की तो मैं प्रॉपर अपना इसको जो हमारा 150 डे का कोर्स है उसके तो मैं आपको करवाऊँगा ही सारी चीज़ों को, सारे रूल्स, सारे टेक्निक्स जैसे मैंने बात की वो सब मैं उसमें इंप्लीमेंट करवा के आप लोग को दिखाऊंगा। तो ठीक है, यहीं रखते हैं आप लोग के लिए। और आप हाँ, लास्ट में कहना होता है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, टेलीग्राम पे भी आप उस पर कर लीजिए, उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं, कॉपीज़ मिलती हैं टॉपर्स की, और भी जो अच्छी वो नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस है वहाँ से भी मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए, अपने आप को संयमित करिए, और अपने आप को सोचिए, आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। मुझ पर तो ट्रस्ट करना है, जो भी है आपको करना। मेरे बारे में किसी से पूछना हो तो आप मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा पूछो, तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपने ऊपर वो करके, ट्रस्ट करके, अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं पर रखता हूँ। आज सभी लोग का, अगर आप मुझको ध्यान से सुन रहे हैं तो सभी लोग का धन्यवाद। और द सिविल्स